नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ये कार्रवाई पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद की जा रही है, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के अनुसार ये सर्च ऑपरेशन तब शुरू किया गया जब एक महिला ने पुलिस को जानकारी दी कि उसने इलाके में 4 संदिग्ध को देखा है। महिला की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आ गए। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी मौके पर पहुंच गई है और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सघन तलाशी अभियान चला रही है। इलाके की घेराबंदी भी कर दी गई है और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी आसिफ शेख का घर देर रात ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। बताया जाता है कि सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का दस्ता आसिफ के घर पहुंचा था। जांच में कुछ विस्फोटक मिले जिन्हें डिफ्यूज करने के लिए ब्लास्ट किया गया। तो जम्मू कश्मीर में यह बड़ा एक्शन हुआ है और कठुआ में 4 संदिग्ध दिखे हैं। महिला ने सुरक्षा बलों को जानकारी भी दी है और इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पहलगाम हमले में इसके पहले शामिल आतंकी को भी घेरा गया और आसिफ के घर को उड़ा दिया गया है। इसके साथ ही लगातार कश्मीर में आतंकियों की खोजबीन की जा रही है। तमाम सुरक्षा बल इसी कवायद में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द आतंकियों को पकड़ा जा सके, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। और इसी में एक अहम कड़ी मिली है जहां 4 संदिग्धों को देखा गया है कठुआ ज़िले के हीरानगर सेक्टर में, और उसके बाद यह बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू भी किया गया है। सूत्रों के अनुसार ये सर्च ऑपरेशन तब शुरू किया गया, जैसा कि हमने आपको बताया, जब महिला ने पुलिस को जानकारी दी कि इलाके में 4 संदिग्ध लोगों को उसने देखा है, और उसके बाद ही सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आए। पूरे इलाके में हड़कंप भी मच गया और उसके साथ ही स्थानीय पुलिस के साथ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम मौके पर पहुंची और सघन तलाशी अभियान फिलहाल अभी भी जारी है। तो जम्मू कश्मीर से जुड़ी यह खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो आतंकी इसमें शामिल थे उनको घेरने, उनको पकड़ने के लिए सुरक्षा बल अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए है। हालांकि अभी तक कोई सफलता मिली नहीं थी, लेकिन एक अहम सुराग मिला है जब एक महिला ने 4 संदिग्धों के होने की सूचना दी और उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और अब कब तक यह जारी रहेगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चूंकि वहां पर 4 संदिग्धों के दिखने का दावा किया गया है और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं क्या ये चारों संदिग्ध वही हैं जिन्होंने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया है, और उसके बाद काफ़ी कोशिश की जा रही है कि उन्हें किसी तरह दबोचा जाए। लेकिन अभी इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है उसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन उसके पहले जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी आसिफ शेख है, उसके घर को देर रात ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। ये अभी तक की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बताया जाता है कि सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का दस्ता आसिफ के घर पहुंचा था और जांच में कुछ विस्फोटक मिले जिन्हें डिफ्यूज़ करने के लिए ब्लास्ट किया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। लगातार यह कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द आतंकियों को दबोचा जाए। इसके पहले हम आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है। इस सर्वदलीय बैठक में तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को अपना सपोर्ट दिया है। हालांकि सरकार ने भी सुरक्षा में हुई चूक को माना है और उसके बाद यह कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आतंकियों को पकड़ लिया जाए। तो पहलगाम से जुड़ी हर खबर हम आपको दे रहे हैं आतंकी हमले से, जहां जम्मू कश्मीर में एक बड़ा एक्शन भी अंडरवे है और यह एक्शन है इन चारों संदिग्धों को पकड़ने के लिए, और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कठुआ में ये 4 संदिग्ध दिखे हैं, वहां पर एक लोकल महिला की निशानदेही पर ही इसका पता चल पाया है। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो तमाम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है अलॉन्ग विथ जो वहाँ की लोकल पुलिस है उसके साथ मिलकर के एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि
किसी भी सूरत हाल में आतंकियों को पकड़ा जा सके। जम्मू कश्मीर को लेकर पूरे देश में दुख है, आक्रोश है और लोग ये सवाल पूछ भी रहे हैं कि सरकार से कि कब एक्शन होगा। एक्शन का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा इनपुट मिला है। यह इनपुट वहां पर एक महिला के द्वारा दिया गया है। उसी की निशानदेही पर वहां पर तमाम सुरक्षा बल की टीमें एकजुट हुई हैं और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में यह इनपुट मिला है और हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने इस बाबत एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया है, जो अभी भी जारी है। और जो तमाम सुरक्षा बल की टीमें, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, वह इस कोशिश में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द आतंकियों को पकड़ा जा सके। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है और सरकार ने भी गलती हुई है ऐसा एक्सेप्ट किया है और उसके बाद जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो पूरी सॉलिडारिटी के साथ सरकार के साथ खड़ी हैं और पूरा सपोर्ट देते हुए वो कह रही है कि जल्द से जल्द जो गुनहगार हैं उन्हें दबोचा जाए। और इसी पूरे खबर पर बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शेख के पास ही चलेंगे। शेख, जिस खबर के बारे में हम जनता को बता रहे हैं कि वहां पर एक इनपुट मिला है जिसमें 4 संदिग्धों के होने का दावा किया जा रहा है, इस खबर पर भी थोड़ी रोशनी डालिए और उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल वहां पर है उसके बारे में भी बताइए। शेख, सुन पा रहे हैं आप हमें? रिपीट कीजिए। शेख, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एक इनपुट मिला है जिसमें 4 संदिग्धों के होने का दावा किया जा रहा है और उसके बाद तमाम सुरक्षा बल अपने ऑपरेशन को चला रहे हैं। इस पूरे खबर पर भी रोशनी डालिए और उसके बाद अभी तक के लेटेस्ट घटनाक्रम क्या है उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, ये सही है कि आज पूरी कश्मीर में वो सन्नाटा ही चल रहा है और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है। जगह जगह पे चेकिंग चल रही है, बॉर्डर को टाइट कर दिया गया। इसी असना में जम्मू के साबा में एक महिला को एक जंगल में एक इनपुट मिला के शायद उसने देख लिया कि 3 से 4 बंदे इस जंगल में मूवमेंट कर रहे हैं। उसके बाद वो नीचे आ गए और जो कंसर्न वहां पे जो पुलिस स्टेशन है वहां पे उनको जानकारी दी कि कुछ नामालूम बंदूकबरदार ऊपर जंगल में है। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपी ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन अभी जारी है। और उसके बाद ये वहां पे ड्रोन और डॉग्स के जरिए वो वहां पे सर्च चल रहा है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी उस एरिया में मौजूद है और ऑपरेशन अभी वहां पे जारी है। अब उसके बाद ये ऑपरेशन कब तक चल सकता है? क्या जो इनपुट मिले हैं वो काफ़ी पुष्ट हैं जिस आधार पर इस ऑपरेशन को चलाया जाए, या फिर कोई ऑल्टरनेट या विकल्प भी है? नहीं, देखिए, इस एरिया में जितने भी जो रास्ते हैं उनको क्लोज कर दिया गया है। किसी भी शख्स को वहां पे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। और जिस तरह उस लेडीज ने इनपुट बताया है कि क्या है उनके पास वेपन देखा है उसने, तो उसके बिना पर वहां पे जो सिक्योरिटी है वो तैनात कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है वहां पे। और ड्रोन के जरिए वहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब रात का टाइम है, थोड़ा दिक्कत आ रही है फौजियों को वहां पे ये सर्च करने के लिए, बट लाइटें इंस्टॉल कर दिया गया है जगह जगह पे वहां पे। तो अब देखना कल क्या पूछा रहेगा वहां पे जब रोशनी। जी ठीक है, आप नज़र बनाए रखिएगा शेख। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब बात करेंगे पहलगाम में हुए हालिया आतंकी घटने के बाद जम्मू कश्मीर में फंसे महाराष्ट्र के पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशानुसार राज्य सरकार की ओर से विशेष विमानों की व्यवस्था की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र गृह विभाग ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद मुंबई पुलिस को समुद्र में सतर्कता बढ़ाने और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा खड़ी करने का भी निर्देश दिया है। सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का उद्देश्य तटीय निगरानी को बढ़ाना और पहलगाम हमले के बाद किसी भी प्रकार के जोखिम को रोकना है।
हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी भी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। सरबजीत, तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह घटना हुई, उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहे हैं। तमाम जो पर्यटक वहां पर फंसे थे उन्हें रेस्क्यू कर या फिर फ्लाइट से लाकर वापस लाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में भी बता दीजिए, अभी तक आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है? जिस तरह से पर्यटक जम्मू कश्मीर में फंसे थे उनके लिए विशेष विमान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री दोनों तरफ से एक विशेष जो प्लेन के माध्यम से 232 पर्यटक अब तक लाए गए हैं। अब कुल मिला के अब तक 184 पर्यटक जो कल लाए गए थे, 500 पर्यटक अब तक यहाँ पे जो है मुंबई वहाँ पे पहुंचा दिया गया है। और भी जो पर्यटक है उनका भी जो है प्राइवेट जेट से व्यवस्था की जा रही है। तो पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार उनके सपोर्ट में है और उनको जल्द से जल्द जो जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और वीडियो कॉल के जरिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों जो है वो संपर्क में है। वो पूरी तरह से सहायता करने के लिए उनसे टच बनाए हुए हैं, उनके परिवार वालों से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की आवश्यकता जताई है। एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की मदरसा शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मदरसा महज मजहबी शिक्षा के केंद्र बनकर न रह जाए। वहां पढ़ रहे छात्रों को आधुनिक शिक्षा के सभी आयामों का लाभ मिलना चाहिए। मदरसा शिक्षा को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और रोजगार पूरक बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सुधार नहीं बल्कि मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा में लाना है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर और समुचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। सीएम योगी ने कहा कि मानक और शर्तों को शिक्षा विभाग के स्कूलों के समरूप बनाने और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मदरसों के पाठ्यक्रम में बदलाव और पाठ्यक्रम के अनुरूप कर्मियों के क्वालिफिकेशन में भी परिवर्तन आवश्यक है। प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 13,329 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित है, जिसमें 12,35,000 से भी अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी फोन लाइन पर लाइव जुड़ गए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। जी आनंद, तो देखिए उत्तराखंड में हमने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था कि वहाँ पर कैसे मदरसे में पाठ्यक्रम अब बदले जाएंगे और क्या सूरत हाल भी उससे बदल पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो स्पष्ट ये दिशा निर्देश हैं, क्या उसी से कोरिलेटेड है और अब उत्तर प्रदेश में भी क्या वैसा ही कुछ होगा? आनंद, बहुत पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात कह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार इस बात का जिक्र किया था कि हम चाहते हैं कि जो मदरसे पढ़ने वाले छात्र हैं उनके एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में कंप्यूटर हो। और इसी को आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमल में लाने के प्रयास किए हैं। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने आज जो बैठक की है, बड़ी बैठक थी मदरसा शिक्षा को लेकर, और मुख्यमंत्री ने इसमें साफ निर्देश दिए हैं कि मदरसे की जो शिक्षा होनी चाहिए वो सिर्फ मजहबी न होकर आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए और उस हिसाब से हमको सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी। और इसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि गुणवत्ता परक और अच्छी शिक्षा के लिए जो टीचर्स हैं उनकी जो नियुक्तियां हैं, उसकी जो अहर्ताएं हैं, उसके जो मानक है वो तय किए जाए। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं जो मानक है मदरसों को लेकर, उसको एक बार से उस पर नजर डाली जाए, उसको देखा जाए कि किस तरह से शिक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है। आप कुणाल देखिए, लगभग जो 12 लाख से अधिक छात्र मदरसों में पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के, और 13,000 से भी अधिक की संख्या है जो मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो एक ये बड़ी संख्या है और अगर इनके जीवन में परिवर्तन आता है सरकार के प्रयासों से तो ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह जानकारी देने के लिए। वहीं अब पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अहम बात कही है। पटना के कर्पूरी सभागार में राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को डरा धमका कर बुलाया गया और चिट्ठी जारी कर फरमान सुनाया गया। तेजस्वी ने कहा कि सरकार पंचायतों को कमजोर करने और प्रतिनिधियों के अधिकार छीनने का काम कर रही है। आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार ने 20 वर्षों में बिहार के साथ लगातार अन्याय किया है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बेरोजगारी और पलायन चरम पर हैं और किसानों की आय सबसे कम है। महागठबंधन की सरकार बनने पर माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये, गैस सिलेंडर,
500 रुपये में 200 यूनिट बिजली फ्री और सामाजिक पेंशन 1,500 रुपये करने का वादा भी तेजस्वी ने दोहराया। है तो बिहार में होता है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। प्रति व्यक्ति आय अगर सबसे कम किसी राज्य का है तो बिहार है। प्रति व्यक्ति है बिहार है। किसानों के आय में बिहार सबसे फिसड्डी है। ना कारखाना है, ना कोई उद्योग है, ना कोई धंधा है। लगातार लोग जो है पलायन कर रहे हैं कई क्षेत्रों से। सरकारी आंकड़े बताते हैं 3 से 4 करोड़ लोग तो पलायन कर रहे हैं। हमको लगता है उससे ज्यादा ही जो है लोग जो है काम धंधे के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। आज बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है, कोई विशेष पैकेज नहीं, कोई भी आप देखिएगा विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया गया पार्लियामेंट में। कहीं भी आप देखिएगा जो सहयोग आर्थिक तौर पे बिहार को मिलना चाहिए था नहीं मिला। इसलिए आज आप सब लोग, ज्यादातर लोग किसान के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी दानिश, मौका तो था पंचायती राज दिवस का, लेकिन इस बीच इस अवसर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार को ही घेरे में लिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बिहार जो लगातार पिछड़ा था उससे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। और क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, और ये जो टारगेट किया गया है इसका कितना असर दिखा है? तेजस्वी यादव लगातार सरकार पे हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो क्राइम बुलेटिन से लेके और अपने पार्टी और अपने दल या जितने भी महागठबंधन के दल हैं उनके साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करके ये उन लोगों को आदेश दे रहे हैं या उन लोगों को समझा रहे हैं कि आप जनता के बीच जाइए और जनता के बीच जाके जो है सरकार की जो नाकामियां है, जैसे अपराध से लेके या बिजली जो स्मार्ट मीटर आई थी उसको लेकर वो लगातार जो जनता के बीच में उस मुद्दा को रखिए, उस मुद्दा से समझाइए। और जैसे अपनी योजना जो ला रहे हैं वो 2500 माई बहन सम्मान योजना जो है वो और भी जो योजना है उसको लेकर जो है जनता के बीच रखा जाए। और इसी बीच जो है आज आरजेडी के कार्यालय में जो है तेजस्वी यादव ने आज मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी विधायक थे, सांसद थे, विधान परिषद थे और जिला अध्यक्ष थे। उन लोगों को लगभग 6 से 7 घंटा का मीटिंग किया गया, जिसमें उन लोगों को आदेश दिया गया कि आप अपने अपने जिला में, अपने अपने विधानसभा में एक कार्यक्रम रखिए। कार्यक्रम में जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए, उन लोगों को बताइए कि हम लोग जो है आने वाले समय में किस तरह से हम लोग क्या काम करेंगे। साथ ही जो है सरकार द्वारा जो योजना दी जा रही है, जैसे 400 पेंशन वाली जो दी जा रही है उसको बताइए कि वो क्यों इतने साल से जो अभी तक कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जो है क्राइम को लेके जो है लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं मगर क्राइम कम नहीं हो रही है। तो यही सब लेकर जो है हमेशा तेजस्वी यादव ने सरकार को हमेशा घेरने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर और व्यवस्थाओं को लेकर इसका जायजा किया है। उन्होंने कार्यालय में पंजीकरण कक्ष, यात्रा पूछताछ और सहायता केंद्र, इसके साथ चिकित्सालय, पुलिस सहायता केंद्र जैसे विभिन्न व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 4 धाम यात्रा से पहले ट्रांजिट कैंप में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को 24 घंटे चालू रखा जाए। उन्होंने कहा ट्रांजिट कैंप में पुलिस, परिवहन, नगर निगम, स्वास्थ्य, जल, पर्यटन, विद्युत आदि विभागों का संयुक्त हेल्प डेस्क सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में बनाया जाए, जिससे लोगों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा हमने श्रद्धालुओं का सहयोगी बनकर यात्रा को उसे सफल बनाना है, जिससे हर श्रद्धालु की यात्रा सकुशल संपन्न हो और वे उत्तराखंड से यात्रा के अच्छे अनुभव लेकर जाएं। उत्तर प्रदेश बोर्ड का परीक्षाफल घोषित होने पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। दरअसल यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें हाई स्कूल का परिणाम प्रतिशत अच्छा रहा और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम प्रतिशत भी अच्छा रहा है।
घोषित हुए परीक्षा परिणाम को लेकर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा राज्य मंत्री ने घोषित हुए परीक्षा परिणाम की जानकारी दी। अपनी अपनी कक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि हाईस्कूल की परीक्षा में जालौन के रहने वाले यश प्रताप सिंह ने 97.83% अंक लाके प्रदेश में टॉप किया है। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में प्रयागराज की रहने वाली महक जायसवाल ने 97.20% के साथ प्रदेश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इन दोनों की सफलता पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने टॉप करने वाले परीक्षार्थियों के माता पिता को भी शुभकामनाएं दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक सिंह भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी आलोक, तो बहुत प्रतीक्षित ये रिजल्ट आया और इस रिजल्ट में उत्तर प्रदेश के कई होनहार युवाओं या छात्रों ने अपना परचम लहराया है। इस रिजल्ट के बारे में भी बताइए और जो शिक्षा राज्य मंत्री का मैसेज है, शुभकामनाएं जो उन्होंने दिया है, वो भी क्या मायने रखता है? देखिए, यश प्रताप सिंह जालौन के रहने वाले हैं। इन्होंने 10वीं कक्षा जो हाई स्कूल की परीक्षा है इसमें टॉप किया है। इसके अलावा प्रयागराज की महक जायसवाल ने टॉप किया है इंटरमीडिएट में। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट जो है आज घोषित किया गया। 12:30 बजे जो मुख्यालय है प्रयागराज में, वहाँ पे ये रिजल्ट घोषित हुआ है। हाई स्कूल में 90.11% परीक्षार्थी पास हुए हैं, जबकि इंटरमीडिएट में 81.15% परीक्षार्थी पास हुए हैं। हाई स्कूल में जो ये रिजल्ट रहा है उसमें ठीक है, बहुत धन्यवाद आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। मैं बात करेंगे कन्नौज की, जहां कन्नौज में बीजेपी संगठन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ताज़ा मामला भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर कन्नौज सदर विधायक और समाज कल्याण मंत्री असीम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तभी भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मंत्री असीम अरुण का विरोध करने लगे। असीम अरुण मुर्दाबाद और मंत्री तेरी तानाशाही के नारे लगाने लगे। कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। कार्यकर्ता जमकर हंगामा करने लगे और नारेबाजी करने लगे। पुलिस फोर्स के जवान ने कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता मंत्री के कार्यशैली से नाराज होकर उग्र विरोध प्रदर्शन करने लगे। कार्यक्रम में यूपी सरकार के मंत्री और प्रभारी रजनी तिवारी भी मौजूद थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अखिलेश यादव का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आतंकियों को ही सिर्फ नहीं मारा जाए, बल्कि उनको मदद करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए, कई कदम हैं, जो कुछ कदम लिए गए हैं उनमें अभी समय लगेगा। मान लीजिए अगर पानी रोक देंगे, अगर आप पानी रोकेंगे तो पानी एक दिन में तो नहीं रुकेगा। कोई स्विच नहीं है जो आप ऑफ कर देंगे, उसके लिए समय लगेगा। और यदि समय लगेगा तो पाकिस्तान न जाने क्या क्या करेगा। पाकिस्तान जैसा देश जो कमज़ोर दिखेगा और वहाँ जाकर के नहीं गिड़गिड़ाएगा, यूक्रेन में जाकर भी गिड़गिड़ाएगा, जो उसके मित्र देश हैं उनके सामने जाकर भी गिड़गिड़ाएगा। तो ये जो फैसला है, फैसले तो हुए हैं, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट होने में भी अभी काफ़ी समय लगेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।